बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक रचना पढ़ाने जा रही हूँ जिसके लेखक हैं यशपाल। बच्चों, आज मैं आपको आपकी कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का 12वां अध्याय लखनवी अंदाज पढ़ाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार रचना है, बहुत ही रोचक रचना है। आपको पढ़ करके आनंद आ जाएगा। इसमें बताया गया है कि किस तरह लोग दिखावे की संस्कृति पर विश्वास करते हैं, किस तरह से लखनऊ के जो नवाब हुआ करते थे उनकी आन बान शान अलग ही हुआ करती थी। तो बच्चों, पाठ प्रारंभ करने से पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। लेखक परिचय। यशपाल, जो कि इस पाठ के लेखक हैं, इनका जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। बीए का अर्थ आप जानते ही हैं बच्चों, बैचलर ऑफ आर्ट्स। जब आप कक्षा 12 की पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद में आप स्नातक की परीक्षा देते हैं। अगर विज्ञान विषय लेते हैं तो विज्ञान में स्नातक करते हैं, कला लेते हैं तो कला में स्नातक करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। उसी दौरान भगत सिंह और सुखदेव, जो कि बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे इनका परिचय हुआ और उस परिचय से ही इनके अंदर भी देशभक्ति की भावना जागृत हुई। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। और क्योंकि उनका परिचय सुखदेव से और भगत सिंह से हुआ था और वे क्रांतिकारी थे, इसी कारण से इनके ऊपर भी उनका प्रभाव पड़ा और इन्होंने भी क्रांतिकारी दलों के साथ में कार्य किया। इस कारण से उस समय इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई थी। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। बच्चों, एक आम आदमी होता है, सामान्य आदमी होता है, उसके जो सरोकार होते हैं, उसके जो जुड़ाव होते हैं, उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उसकी जो इच्छाएं होती हैं, उन्हीं सभी बातों का वर्णन इनकी रचनाओं में मिलता है। एक आम आदमी की जो भावनाएं हैं वे इनकी रचनाओं में अभिव्यक्त हुई हैं। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। यथार्थवादी क्या होता है बच्चों? यथार्थ यानी कि वास्तविकता, सच्चाई, जो सब कुछ हम समाज में देखते हैं, जो वास्तविकता होती है उसे ही रचनाओं में व्यक्त कर देना यथार्थवाद कहलाता है। तो इनकी रचनाओं में समाज की वास्तविकता का वर्णन हुआ है, सच्चाई का वर्णन हुआ है। सामाजिक विषमता, हमारे समाज में जो विषमता है, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में जो अंतर है, गरीबों में अमीरों में जो अंतर है, यहाँ तक कि स्त्री और पुरुषों में जो अंतर है, लिंग का जो भेदभाव है, इस तरह के जितने भी भेदभाव हैं, ऊंची जाति नीची जाति का जो भेदभाव है, इन सभी भेदभावों का, सामाजिक विषमता का इनके साहित्य में वर्णन किया गया है। राजनैतिक पाखंड, पाखंड होता है दिखावा या आडंबर, राजनीति में जो दिखावा है उसका वर्णन किया है। और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। रूढ़ियां क्या होती हैं? हमारी पुरानी रीतियां, पुरानी परंपराएं जो कि गलत होती हैं, उन्हें रूढ़ियां कहा जाता है, यानी कि जो अंधविश्वास होते हैं। तो अंधविश्वासों के खिलाफ भी उनकी रचनाएं मुखर हैं, यानी कि उनकी रचनाओं में इन विषयों पर व्यक्त किया गया है। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय हैं। बच्चों, यह सब जो नाम हमने पढ़े हैं ये इनके कहानी संग्रहों के नाम हैं। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं जो कि इन कुछ संग्रहों में संग्रहित की गई हैं। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। उनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है झूठा सच। और यह भारत विभाजन की, भारत का जब विभाजन हुआ था, जब भारत के दो टुकड़े हो गए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम से, उस विभाजन की जो त्रासदी थी, जो दुखद घटनाएं थीं, जो समस्याएं थीं, उस समय जो दिक्कतें पैदा हुई थीं, उन सब का इस उपन्यास में बहुत ही मार्मिक यानी हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। तो यह एक दस्तावेज है, यानी कि उस समय जो घटनाएं घटित हुई थी उन घटनाओं का एक सबूत है ये। अमिता, दिव्या,
पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने काफ़ी सारे उपन्यास लिखे हैं जिनमें कि ये सारे उपन्यास उनके प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता, यानी कि बिल्कुल स्वाभाविक सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। सजीवता, भाषा में एक सजीवता होती है, यानी कि पढ़ने वाले को एकदम से समझ में आ जाती है, एक प्रवाह होता है भाषा में। उनकी रचनागत विशेषता है, यह उनकी रचनाओं की विशेषता है। पाठ परिचय। अब यहाँ पर बच्चों हम इस पाठ का परिचय पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही रोचक पाठ है। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज, व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। तो बच्चों यह एक रचना है जो कि व्यंग है। अब व्यंग हम किसको कहते हैं? व्यंग एक इस प्रकार की रचना होती है बच्चों जिसमें कि हम कोई बात कहना चाहते हैं लेकिन उसे सीधे तरीके से नहीं कहते, उसे इस तरीके से कहते हैं कि वह बात समझ में भी आ जाती है और सामने वाले को बुरी भी नहीं लगती। अगर किसी व्यक्ति से हम सीधे कोई बात कह देते हैं तो उसको वह बात चुभ जाती है, वह बात बड़ी ही कटीली होती है, लेकिन उसी बात को अगर हम हंसी मजाक के माध्यम से कह देते हैं तो सामने वाला समझ भी जाता है और उसे वह बात बुरी भी नहीं लगती। तो यह भी एक व्यंग रचना है, यानी कि बात को किसी और तरीके से कहा गया है। तो यह व्यंग रचना उन्होंने इसलिए लिखी थी क्योंकि वे बताना चाहते थे कि बिना कथ्य के, कथ्य होता है कथानक, कथा, अगर कोई कहानी में कथा ही नहीं होगी तो वह कहानी कैसे लिखी जाएगी। लेकिन नई कहानी के जो लेखक थे वे कहते थे कि कहानी तो बिना विचार के भी लिखी जा सकती है, बिना कथ्य के भी लिखी जा सकती है, बिना पात्रों के भी लिखी जा सकती है। लेकिन यशपाल जी उनकी इस बात को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने यह व्यंग रचना लिखी क्योंकि वे बताना चाहते थे कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। तो बच्चों है तो ये व्यंग, लेकिन इसको एक स्वतंत्र रचना के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। इस रचना के माध्यम से यशपाल पतनशील, जिसका कि पतन हो गया है, जो कि अब बिल्कुल ही गिर गया है, बिल्कुल ही नीचे स्तर पर आ गया है ऊंचे स्तर से, उस पतनशील सामंती वर्ग। अब बच्चों सामंती वर्ग कौन होता है? आपको पता है पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे जो कि बहुत ही ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते थे। उन राजा महाराजाओं के जो अधिकारी वर्ग होते थे, जो उनके सेनापति होते थे, मंत्रीगण होते थे, वे सब सामंत कहलाते थे और उनको जीवन में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती थीं। वह जो सामंती वर्ग होता था वह जन सामान्य के ऊपर अत्याचार किया करता था। तो यहाँ पर यशपाल ने पतनशील, जिसका कि पतन हो गया है, अब क्योंकि हमारा देश तो आज़ाद हो गया है तो लोगों के राजपाट छिन गए हैं, जो पहले राजा हुआ करते थे अब वे भी सामान्य नागरिकों की तरह हैं। तो पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं, यानी कि उनके ऊपर वे व्यंग करते हैं। जो वास्तविकता से बेखबर, क्योंकि वे वास्तविकता से बेखबर हैं, यानी कि वे वास्तविकता को समझ ही नहीं रहे हैं, सच्चाई को मानने को तैयार ही नहीं है कि अब हम राजा महाराजा नहीं हैं, अब हमारा राजपाट छिन चुका है, अब तो हम सामान्य लोगों की तरह ही हैं। इस सच्चाई को वे मानते नहीं हैं। एक बनावटी जीवन शैली का आदी है, क्योंकि जो सामंती वर्ग है वह वास्तविकता से बेखबर है और एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। आदि का अर्थ होता है आदत, उसे एक बनावटी जीवन शैली की आदत है, जीवन जीने का तरीका उनका बनावटी है। कौन सा तरीका है? जो कि वो पुराने ज़माने में जिया करते थे उसी तरीके से वे आज भी जीना चाहते हैं। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो आज के समय में भी ऐसी परजीवी का अर्थ तो आप जानते ही हैं बच्चों, जिसका जीवन किसी और पर निर्भर करता है। तो जो सामंती वर्ग था उसका जीवन भी तो दूसरे लोगों पर निर्भर करता था, किसान मजदूर वे ही तो मेहनत किया करते थे और सामंती वर्ग उसका आनंद उठाया करता था। तो आज
आज भी यह परजीवी संस्कृति देखी जा सकती है, यानी कि दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की संस्कृति देखी जा सकती है। वही इस पाठ में बताया गया है, उसी पर इस पाठ में व्यंग किया गया है। लखनवी अंदाज, यह बच्चों इस व्यंग रचना का शीर्षक है। लखनऊ के बारे में आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित है और लखनऊ में नवाब बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। वहाँ के जो रहने वाले होते हैं, जो कि किसी समय सामंत हुआ करते थे, उन्हें नवाब कहा जाता है। तो लखनवी अंदाज के लखनऊ के नवाबों का जो अंदाज होता है, उसके विषय में इस पाठ में बताया है। मुफस्सिल, अब बच्चों मुफस्सिल क्या होता है? मुफस्सिल का अर्थ होता है बड़े शहर के आसपास के प्रदेश। तो बात तो यहाँ पर लखनऊ शहर से प्रारंभ हुई है, लेकिन लखनऊ से जब कोई ट्रेन चलती है तो वह आगे छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती है। तो उसी छोटे स्टेशन के विषय में कहा गया है मुफस्सिल, किसी बड़े शहर का छोटा स्टेशन। कि पैसेंजर ट्रेन जो कि सवारियों को लेकर जाती है, सवारी वाली ट्रेन चल पड़ने की उतावली में, उतावली यानी कि जल्दबाजी में, फुंफार रही थी, यानी कि फुंफार रही थी, जैसे कि सांप फुंफारता है ना, बहुत तेज आवाज कर रही थी, यानी कि उसने सीटी बजाती थी। अब वह चलने ही वाली थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। तो बच्चों, लेखक ने सोचा कि सेकंड क्लास में जाऊंगा तो दाम अधिक लगेंगे, यानी कि टिकट महंगा आएगा। पुराने ज़माने में ट्रेन में 3 श्रेणियां हुआ करती थी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। एक सामान्य श्रेणी भी हुआ करती थी। तो जो मध्यम वर्ग होता था, सामान्य लोग होते थे, वे तृतीय श्रेणी में या सामान्य श्रेणी में ही यात्रा करना पसंद करते थे। लेकिन किसी किसी को अगर आराम से यात्रा करनी होती थी तो वह द्वितीय श्रेणी का टिकट लेता था, जो कि महंगा आता था। तो लेखक ने भी सोचा कि द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लेता हूँ, महंगा तो आएगा लेकिन मैं आराम से जाऊंगा, डब्बे में अकेले बैठ करके जाऊंगा। प्रथम श्रेणी का टिकट द्वितीय श्रेणी के टिकट से भी महंगा आया करता था, लेकिन सामान्य लोग उसमें यात्रा नहीं किया करते थे। दूर तो जाना नहीं था, लेखक को बहुत दूर नहीं जाना था। भीड़ से बचकर एकांत में यानी अकेले में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो अपनी सुविधा को देखते हुए उन्होंने द्वितीय श्रेणी का टिकट लिया, जो कि महंगा आता था। गाड़ी छूट रही थी, अब गाड़ी के छूटने का समय था। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल, लेकिन इन्होंने अनुमान तो क्या किया था कि डब्बा खाली होगा, लेकिन अनुमान के प्रतिकूल, प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत। जो इन्होंने अनुमान किया था उसके विपरीत डब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन का अर्थ होता है खाली, जो डिब्बा था वह खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। तो एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के या लखनऊ के नवाबी जाति के एक सज्जन जो कि सफ़ेद पोश थे, जिन्होंने कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। सफ़ेद पोश शब्द भद्र लोगों के लिए भी प्रयुक्त होता है, जो कि पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग होते हैं, उन्हें भी सफ़ेद पोश कहा जाता है। वे बहुत ही सुविधा से पालथी मार करके बैठे थे। सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। अब उनके सामने 2 बहुत ही सुंदर ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। अब लेखक एकदम से उस डिब्बे में पहुंच गया तो वे जो सज्जन बैठे थे उनकी आंखों में भी एकांत चिंतन, एकांत का मतलब अकेले और चिंतन का मतलब विचार में विघ्न, बाधा पड़ने का असंतोष दिखाई दिया। उन्होंने भी सोचा था कि मैं अकेले आराम से इस डिब्बे में यात्रा करूंगा, लेकिन क्योंकि लेखक वहां पर पहुंच गए तो उनकी जो इच्छा थी वह पूरी नहीं हुई, इसलिए उनके चेहरे पर भी असंतुष्टि दिखाई दी। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता
में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। अब लेखक ने सोचा, क्या पता जिस तरह से मैं नई कहानी के लिए कोई विचार सोचना चाहता हूँ, उसी तरह से ये भी कोई नई कहानी के लिए विचार सोचना चाहते हैं, इसलिए अकेले यात्रा करना चाहते होंगे। लेकिन यह भी हो सकता है कि इनके पास जो खीरे रखे हुए हैं, खीरे जैसी अपदार्थ, अपदार्थ का अर्थ होता है बच्चों तुच्छ, यानी कि जो बहुत ही सस्ती होती है, बहुत ही मामूली सी वस्तु होती है। तो खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हूँ कि थे तो वे लखनऊ के नवाब, और उनके पास क्या वस्तु रखी हुई थी? खीरे, जो कि कोई गरीब व्यक्ति भी बहुत आसानी से खरीद सकता है, बहुत ही सस्ते आते हैं खीरे। इसलिए हो सकता है कि उनको ये लगा हो कि अरे मैं तो खीरे खाना चाह रहा था और ये व्यक्ति क्या सोचेगा मेरे बारे में कि लखनऊ के नवाब होकर के खीरे जैसी मामूली सी वस्तु का ये सेवन कर रहे हैं। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति का अर्थ होता है मेल मुलाकात। तो लेखक को उम्मीद थी कि नवाब साहब उन्हें देख करके अभिवादन करेंगे, कम से कम मुस्कुराएंगे ही सही, परंतु उन्होंने मेल मिलाप करने में कोई भी रुचि नहीं दिखाई। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा लीं। अब लेखक ने सोचा, जब ये ही मुझसे बात नहीं करना चाह रहे तो मैं भी क्यों आगे से बात करूं। तो लेखक ने भी अपना आत्मसम्मान बनाए रखते हुए अपनी आंखें चुरा ली, यानी कि दूसरी तरफ आंखें फेर ली। ठाली बैठे, ठाली बैठे का अर्थ होता है बच्चों खाली बैठे। कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो जब भी लेखक खाली बैठते हैं वे कोई ना कोई कल्पना करने लग जाते हैं, वो उनकी पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब लेखक सोचने लगा कि नवाब साहब को मेरे आने से क्या असुविधा हुई होगी और उन्हें क्या संकोच है। इस विषय में लेखक सोचने लगा। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। तो बच्चों, नवाब साहब तो अपने ऐशो आराम में रहते हैं, उन्हें तो प्रथम श्रेणी में यात्रा करनी चाहिए थी, लेकिन द्वितीय श्रेणी में क्यों कर रहे हैं? शायद किफ़ायत के लिए। किफ़ायत क्या होता है बच्चों? मितव्ययता, यानी कि कम खर्च करना। शायद उन्होंने सोचा हो कि कम खर्चे में द्वितीय श्रेणी में यात्रा कर लेंगे और वहाँ पर भी बिल्कुल अकेले यात्रा कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी जन सामान्य तो आता नहीं है। और अब गवारा ना हो, और अब उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा है कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। और अब उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा कि शहर का कोई सफ़ेद पोश होता है बच्चों भद्र व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, उन्हें मझले दर्जे में, क्योंकि द्वितीय श्रेणी का दर्जा कैसा होता है? मझला, यानी बीच का। अपने स्तर के अनुसार तो उन्हें प्रथम श्रेणी में यात्रा करनी थी, लेकिन वे द्वितीय श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें संकोच हुआ होगा। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। लेखक सोचता है कि अकेले सफ़र में क्या करते, तो समय काटने के लिए खीरे खरीद लिए, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। लेकिन अब खीरे खाते हुए शर्म आ रही है। क्यों शर्म आ रही है? क्योंकि खीरा बहुत ही मामूली सी वस्तु होता है जो कि बहुत ही सस्ता मिलता है। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। अब लेखक चुपचाप कनखियों से, जैसे कि हम चुपचाप देख लेते हैं ना आंखों को जरा सी तिरछी करके, उसी तरह से लेखक ने भी चुपचाप कनखियों से आंखों को तिरछा करके नवाब साहब की तरफ देखा। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। वे तो गाड़ी की खिड़की से बाहर ही देख रहे थे। ओह! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधित किया। अब एकदम से नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया, लेखक से बात की। आदाब अर्ज़, मैं आदाब अर्ज़ करता हूँ। उर्दू में जब किसी को अभिवादन करते हैं तो क्या करते हैं? आदाब करते हैं। मैं आपको आदाब करता हूँ जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे? और उन्होंने लेखक से पूछा, आप खीरे खाएंगे? खीरे रखे हुए हैं, खीरे का शौक़ फरमाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। अब लेखक को लगा, अरे इनके तो एकदम से भाव परिवर्तित हो गए, एकदम से कहाँ तो ये मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे और अब मुझसे बात कर रहे हैं और मुझसे खीरा खाने की फरमाइश भी कर रहे हैं।
भांप लिया यानी कि समझ लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। तो ये समझ में आ गया लेखक की कि ये तो अपनी शराफत का गुमान बनाए रखना चाहते हैं, भ्रम बनाए रखना चाहते हैं और उसके लिए मुझे भी अपने साथ में लथेड़ रहे हैं। यानी कि ये तो यह बताना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने मेलजोल करने वाले हैं, कितने हम पढ़े लिखे हैं, यह बताना चाहते हैं और हमें भी अपने साथ घसीट रहे हैं। जवाब दिया, इसलिए लेखक ने जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाए, कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किबला, किबला जो एक शब्द होता है बच्चों, यह प्रतिष्ठित या बड़े व्यक्तियों के लिए संबोधित किया जाता है। जैसे कि कोई बुजुर्ग होते हैं उनके लिए संबोधित किया जाता है, जो बड़े होते हैं, घर के बड़े होते हैं, या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है उसके लिए किबला शब्द प्रयोग में लाया जाता है। शौक फरमाए, कि आप शौक फरमाएं कि आप ये खीरे खाएं। यहाँ पर लेखक सोचता है कि आप खीरे खा रहे हैं लेकिन मैं आपके खीरे क्यों खाऊं, क्योंकि आप तो ये चाहते हैं, अपनी शराफत दिखाना चाहते हैं आप तो, और मुझे अपने साथ में उसमें घसीट रहे हैं। लेकिन मैं भी तो अपनी शराफत बना के रखूँगा, मैं भी तो ये बताऊँगा कि हम खीरे जैसी मामूली वस्तु का शौक नहीं फरमाते। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया। अब नवाब साहब ने इस बात पर ध्यान दिया और दृढ़ निश्चय से, यानी कि मजबूत निश्चय से, मजबूत अपना विचार करके खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। तो तौलिए को साफ करके अपने सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया और अच्छी तरह से तौलिए से साफ कर लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। तो अक्सर क्या होता है बच्चों, खीरे कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। आपने भी घर में देखा होगा कि मम्मी खीरे की एक सिरे से काटती हैं और फिर उसमें गोदती हैं, नमक लगाती हैं, फिर उसको रगड़ती हैं। उससे उस खीरे का जो कड़वा स्वाद है वह निकल जाता है और खीरा बिल्कुल मीठा हो जाता है। तो यही सब नवाब साहब ने भी किया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से, यानी कि बहुत ही सावधानी से छीलकर फाकों को करीने से, यानी कि सुंदरता से तौलिए पर सजाते गए। तो देखो बच्चों, उन्होंने खीरों को साफ किया, धोया, पोंछा, बहुत ही सावधानी से छीला और पतली पतली उसकी फाकें काटी और उन फाकों को अपने सामने सजा लिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। तो खीरे बेचने वाले खीरे का प्रयोग करने का तरीका भी जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। तो साथ में नमक मिर्च भी देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से, बहुत सुंदरता से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। तो लाल मिर्च और नमक और जीरा उसके ऊपर डाल दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा क्या होती है बच्चों, हमारे हाव भाव, हमारे शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं भाव भंगिमा। और जबड़ों के स्फुरण क्या होता है बच्चों, स्फुरण होता है फड़कना। उनके चेहरे के जबड़े भी फड़क रहे थे। स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसा स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। रसा स्वादन होता है रस का स्वाद लेना और प्लावित का अर्थ होता है डूबा हुआ। तो जिस तरह से वे तैयारी कर रहे थे और जिस तरह से उनके चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे, उनके जबड़े हिल रहे थे, उससे मालूम होता है कि मन ही मन वे खीरे का आनंद ले रहे थे, मन ही मन उसके स्वाद की कल्पना में वे डूबे हुए थे। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो लेखक कहता है कि बनते तो बहुत बड़े रईस हैं और खा क्या रहे हैं, खीरे, और खीरे को भी खाने के लिए कितनी तैयारियां कर रहे हैं। अपनी सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है।
नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। वल्लाह होता है बच्चों ईश्वर की शपथ लेना। तो उन्होंने कहा ईश्वर की शपथ खा के कह रहा हूँ, लखनऊ का बालम खीरा है। लखनऊ का प्रसिद्ध, लखनऊ का साजन यह खीरा है। लखनऊ के खीरे बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था। अब लेखक का भी मन करने लगा उन खीरों को खाने के लिए, क्योंकि उन पर जब नमक मिर्च डाल दिया था तो एकदम से उनका पानी ऊपर आने लग गया और वे पनियाती हुई जो फांकें थी वे मन में उन्हें खाने के लिए बहुत ही मन में आकर्षित करने लगी लेखक को। लेकिन इनकार कर चुके थे, लेकिन लेखक ने एक बार मना कर दिया था। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। अगर एक बार मना करने के बाद में दोबारा वे खाने के लिए हाँ कर देते तो ऐसा लगता कि पहले ये झूठ मूठ में ही मना कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने आत्मसम्मान को निभाना ही, यानी आत्मसम्मान पर टिके रहना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, यानी कि इस वक्त तो मेरी इच्छा नहीं है। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, मेरा जो हाजमा है, मेरा जो पेट है वो भी थोड़ा कमज़ोर है। किबला शौक़ फरमाए, इसलिए आप शौक़ फरमाए, मैं नहीं लूँगा। बच्चों ऐसा होता है ना, हम भी किसी के यहाँ पर जाते हैं और हमसे कोई बार बार आग्रह करता है कुछ खाने के लिए, लेकिन हमारा मन होते हुए भी हम थोड़ा सा ही खाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं बस अब इच्छा नहीं है, बस मैं घर से खाना खा कर आया हूँ। तो इसी तरह लेखक ने भी कहा। नवाब साहब ने सुतृष्ण यानी कि इच्छा के साथ आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, यानी कि बहुत ही प्यार से, बहुत ही इच्छा से उन्होंने उन खीरे की फांकों की तरफ देखा। खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। उसके बाद नवाब साहब ने खिड़की से बाहर देखा और दीर्घ निश्वास लिया, यानी कि लंबी सांस ली। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। इसके बाद उन्होंने खीरे की एक फांक उठाई और उस फांक को उठा करके अपने होठों तक ले गए। फांक को सूंघा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फांक को खाया नहीं बल्कि उस फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। उसकी खुशबू से, उस स्वाद के आनंद से उनकी जो आंखें थीं वे बंद हो गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। मुंह में पानी भर आया और वह जो पानी था वह उन्होंने गले से नीचे उतार लिया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। इसके बाद में नवाब साहब ने उस फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया, यानी कि खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। तो इसी तरह से उन्होंने वे सारी फांकें बस अपने हाथ से उठाई, नाक से सूंघी और खिड़की के बाहर फेंक दी। इस तरह से उन्होंने एक भी फांक नहीं खाई और सारी फांकों को बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए। इसके बाद उन्होंने अपना मुंह साफ किया और अपने हाथ साफ किए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया और गर्व से लेखक की तरफ देखा, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। देखा आपने, ये होता है खानदानी रईसों का तरीका। आप क्या समझ रहे थे कि मैं इन खीरों को छीलूंगा, काटूंगा और इन्हें खा लूंगा? अरे यह काम तो मामूली लोग किया करते हैं। हम मामूली थोड़ी हैं, हम तो लखनऊ के नवाब हैं और लखनऊ के नवाबों का तरीका यही होता है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम होता है अभिवादन। जब लेखक ने यह सब घटना देखी तो उन्होंने तो अपने हाथ जोड़ दिए अभिवादन में। उन्होंने तो अपना सिर ही झुका लिया कि भाई महान है ये लखनऊ के नवाब। तो यह है खानदानी तहजीब। तहजीब होता है बच्चों सभ्यता, नफासत यानी कि सुंदरता और नज़ाकत यानी कि कोमलता। तो बच्चों लेखक ने सोचा अरे यह होती है खानदानी तहजीब, नज़ाकत, सुंदरता। हम गौर कर रहे थे यानी ध्यान दे रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का, सूक्ष्म यानी कि बारीक, नफीस यानी कि सुंदर, एब्स्ट्रैक्ट
एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी कि छोटा, बारीक। तो इस तरीके को हम यह तो मान सकते हैं कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से आप संतुष्ट हो गए, और यह ऐसा तरीका है जिसमें कि बिना खीरा खाए ही आपके मन को संतुष्टि हो गई। तो इसको हम एक संक्षिप्त और सुंदर तरीका ज़रूर कह सकते हैं, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। उदर होता है पेट और तृप्ति यानी कि संतुष्टि। क्या ऐसे तरीके से पेट भी भर सकता है, क्योंकि पेट में तो कुछ गया ही नहीं। ठीक है, उन्होंने सूंघा, सूंघ करके मुंह में पानी भराया, स्वाद की उन्होंने कल्पना कर ली, लेकिन इस तरीके से पेट तो नहीं भर सकता। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। लेखक यह सोच ही रहा था कि उसने देखा कि नवाब साहब ने एक बड़े जोर की डकार ली, डकार का शब्द सुनाई दिया, और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है सकील। सकील का अर्थ होता है भारी, गरिष्ठ, यानी कि पेट के लिए ये भारी होता है। नामुराद, नामुराद का अर्थ होता है अभागा, और मेदे, मेदे का अर्थ होता है बच्चों पेट। तो यह इतना बेकार होता है, इतना खराब होता है कि पेट पर बोझ डाल देता है, यानी कि नुकसान करता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, यानी कि ज्ञान के नेत्र। लेखक की एकदम से आंखें खुल गईं, उसके ज्ञान के चक्षु खुल गए। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक, और लेखक पहचान गया कि हाँ, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है। अगर केवल खीरे की खुशबू से ही पेट भर सकता है और डकार भी आ सकती है, तो बिना विचार, तो बिना विचारों के, बिना घटना के और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो बच्चों, जो नई कहानी के लेखक थे, उनका मानना था कि बिना विचार के, बिना कथ्य के, बिना घटना के और बिना पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर यशपाल जी ये कह रहे हैं कि अगर केवल खीरे को सूंघने से ही पेट भर सकता है और संतुष्टि की डकार आ सकती है, तो फिर बिना घटना के, बिना पात्रों के, बिना कथ्य के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो यहाँ पर लेखक यशपाल नई कहानी के लेखकों के ऊपर व्यंग कर रहे हैं। बच्चों, हमने यह पाठ पूरा पढ़ लिया है, और पाठ पढ़ के आपको बहुत ही आनंद आया होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा। पाठ है ही इतना रोचक। बच्चों, अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलूंगी और इस पाठ के आपको प्रश्न उत्तर कराऊंगी। बच्चों, आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और इसी तरह से अभ्यास करते रहिए। नमस्कार।